तो बच्चों आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अभी तक हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस पे बातचीत की, तो ये ज्यादा टफ नहीं है। फिर इंडक्टेंस एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, कॉइल सर्किट से जोड़ दी जाए। तो सपोज मेरे पास ये कॉइल है और मैंने इस छोटे से सर्किट से जोड़, ये हो, इसमें करंट फ्लो हो रही है। कुछ भी ऐसा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन नहीं करनी है। सर्किट में जब करंट बढ़ेगी तो उस समय उसके ठीक सामने अगर कोई दूसरी कॉइल रख दी जाए, उसके ठीक सामने कोई कॉइल रखी हुई, आप ये बताइए उसमें इसमें करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी, तो उससे पास होकर जाने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फील्ड लाइन उससे लूप से भी तो गुजरेंगी, तो फिर लेंज लॉ से वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा कर देंगी। और जिस समय इस पर करंट घटेगी तो उसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है ना? क्योंकि अब उल्टा भी कर सकते हैं, आप पहली कॉइल को एक तरफ रखिए और दूसरी को सर्किट में जोड़िए, तब भी यही होगा। तो यहाँ पर एक कॉइल की वजह से दूसरे पर इंडक्शन हो रहा है ना, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअली इंडक्ट है, एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये प्रोसेस है। फर्क पड़ता है बच्चों, दोनों कॉइल हैं वो ठीक सामने हैं या उनके बीच का एंगल कुछ और है। कॉइल के बीच का एंगल, कॉइल का साइज कैसा है, किस तरह की है, तो ज्योमेट्रिकल फीचर हुए सारे। कैसे फीचर कहते हैं इनको? जिसमें हम साइज पे गौर करते हैं, पिक्चर पे डिपेंड करते हैं, एंगल क्या है ये देखते हैं दोनों के बीच का। तो ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे ये इंडक्टेंस डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? चलो लिखो फिर। लेट अस कंसीडर a circular loop, a circular coil connected with the circuit as shown. We have another circular coil another circular coil in front of it. If there is a change in current, there is a change in current, obviously magnetic flux associated with the coil will be changed.
ठीक है ना? Magnetic flux associated with the coil will be changed. तो इसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा या नहीं? यस सर, पड़े। हाँ, इट्स इम्पैक्ट ऑन द सेकंड coil on the second coil will also be observed. तो उस पर भी दिखेगा, दूसरे पर। किस तरह से दिखेगा दूसरे पर? दैट इज इंड्यूस्ड current according to Lenz law. According to Lenz law will flow. तो दूसरे सर्किट में किस तरह से फ्लो होगी करंट? लेंज लॉ बोल दिया तो मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर करंट पहले में बढ़ेगी तो दूसरे में अपोज करेगी, पहले में घटेगी तो दूसरे का सपोर्ट करेगी, वो सब तुम जानते हो। तो ये और भी तरीके से हो सकता है, जैसे बच्चों पहली और दूसरी कॉइल के भी रिलेटिव मोशन हो जाए तो रिलेटिव मोशन में उनके बीच अगर दूरी बढ़ेगी तो पहले कॉइल की जो फील्ड लाइन है वो दूसरे से कम पास होंगे, फिर दूर चले जाएगी तो तब भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास करंट को कम या ज्यादा करने का तरीका नहीं है तो एक तरीका और है। क्या है? तुम दोनों के भी रिलेटिव मोशन करा दो दोनों कॉइल के बीच, तब भी ऐसा हो जाएगा। तो नई लाइन से इस बात को भी लिख दें। Induced current in the second loop, induced current in the second loop can also be developed by relative motion. Relative motion between the loops. Between the loops. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्लेन करना है या हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। एक और तरीका है बेटा, दोनों लूप सामने हैं, आमने सामने, और आपने दोनों के बीच में एंगल चेंज कर दिया लूप का। एक कॉइल तो ऐसे रखी, दूसरे को थोड़ा घुमा दिया, रोटेट किया, रोटेट, तो अब दोनों की एक्सिस अलग हो गई। तो आप देखेंगे एकदम आमने सामने थे तो जब मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा दूसरे से। यस सर। हाँ, तो और एक बार और लिख लो इस पर, इंड्यूस्ड induced current in the second loop can also be developed by changing angle between the loops.
10। तो ये 2-3 घटनाएं हैं, अगर इनकी समरी लें तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन सारी एक इस तरह के बदलावों से एक ट्रायल का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है, तो यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। Thus we observe the process of mutual inductance between the loops. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बेसिकली it depends on geometrical features। अगर समरी की जाए तो geometrical features of loop ऐसे भी कह सकते हैं। अब लूप से 2 लूप है, तो आप नई लाइन से मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाएंगे। मैथमेटिकली जो दूसरी कॉइल में बच्चों फ्लक्स से पास होगा वो पहले में करंट के प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम लिख लिया, ये हो गया। एम इज द कांस्टेंट here, m is the constant। अच्छा ये बड़ा अजीब कांस्टेंट है, ये ज्योमेट्रिकल फीचर पे डिपेंड करेगा। हाँ कांस्टेंट तो है, ब्रैकेट में लिखो, बड़ी जोरदार बात है। कैसा कांस्टेंट है? डिपेंडिंग ऑन द, वही जो मैं कह रहा था, क्या ज्योमेट्रिकल शेप्स of 2 circuits of 2 circuits and their placing, वही उनके बीच का एंगल मतलब, and their placing। अगर वो ये दोनों चीजें फिक्स कर दी आपने तब m कांस्टेंट होगा। फिर उस दौरान 2 कॉइल का आकार फिक्स है, उनके बीच का एंगल फिक्स है, तो अब m कांस्टेंट है, ठीक है ना। फाई इज अ कांस्टेंट एंड स्ट्रॉड, ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखिए, एंड स्ट्रॉड, इसको कहेंगे क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लूप्स। ये इन दोनों के लिए है ना, ऑफ गिवन पेयर ऑफ लूप्स, ठीक है ना। अगर आपने लूप बदल दिए तो उनके लिए एम भी अलग हो। क्लियर हुआ? इसमें अब हम एक ईएमएफ के लिए भी रूल लिख लेते हैं, नई लाइन से लिखिएगा प्लीज। इफ करंट आई, एक लूप में आई करंट फ्लो करवाते हैं, इफ करंट आई इन लूप, इन अ लूप कर दो, कोई भी हो, इन अ लूप changes with time,
चेंजेज विद, तो करंट आई जिस तरह समय के साथ अगर बदले तो फ्लक्स भी बदलेगा, और पहले Yes, से sir. होगा तो वो दूसरे से पास होने वाले बदलेगा. लिखिएगा द फ्लक्स थ्रू द एरिया bounded by second loop, bounded by second loop also changes. अब ये सारी लाइनें आप लिख तो रहे हैं बच्चों, आपको ये सब मेरे ख्याल से पता है. तो सेकंड लूप में बच्चों एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, उसको माइनस डी फाइव बाई डी टी याद है? Yes, sir. हाँ 10 and EMF will be induced in the second loop. This phenomenon is called mutual induction. ये ऐसे डिफाइन कर सकते. This phenomenon is called mutual induction. आप ऐसे भी डिफाइन कर दो तो ज्यादा अच्छा है. तो ये जो E है ये क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो फाइव के ऊपर वाली वैल्यू रखोगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ यार, माइनस एम टी आई बाई डी टी. एल में एल था सेल्फ इंडक्टेंस में, यहाँ है मैं, हो गया. ठीक है. क्वेश्चन 1, Yes, sir. क्वेश्चन 2 हो गई. इसमें एक चीज याद रखने लायक है बच्चों, बस वो ये है ना, जो पहला वाला लूप है माना, और लूप में तार तो आप 2 बार भी लपेट सकते हैं ना. लूप हम नॉर्मली तार को 1 बार घुमा के बनाते हैं, अगर 2 बार लपेट दिया 3 बार लपेट दिया तो भी लूप ही हुआ. लेकिन फ्लक्स बढ़ जाएगा हर लूप की वजह से, आप जोड़ोगे टोटल फ्लक्स. तो पहले क्वेश्चन में जब टोटल फ्लक्स आएगा तब वो वाला फाई रखोगे सेकंड में. क्या कह रहा हूं मैं, तो समझ पाए आप? ये सारी प्रोसेस सिंगल लूप के लिए. अगर लूप में तार को घुमाया जाए, जिसको टर्न कहते हैं, टर्न की संख्या, माना तार को 5 बार घुमा के एक लूप बनाया, पहला लूप, तो बेसिकली वो 5 लूप है. इक्वेशन 1 8 लूप की वजह से आपको अभी फ्लक्स बता रही है. 5 आइडेंटिकल है तो 5 एमआई होगा, तब आप वो वाला 5 सेकंड इक्वेशन में रखोगे. समझा पाया मैं? Yes, sir. हाँ, तो लिख लो भाई नीचे नोट करके इस बात. तो ऐसे लिखिए, इक्वेशन 1 is true for a single loop if there are n identical loops. अभी मैं कितना सरल ले रहा हूँ, आइडेंटिकल ले रहा हूँ, 12वीं लेवल पे इतना ही बहुत है. देन 5 होगा n टाइम्स mi होगा. Now put it in equation 2. Put it in equation 2. बस इतना ही लिख लो, समझ में आ जाता है न्यूमेरिकल्स में
कि अच्छा ये वाला फाइल यूज करना है। कॉमन सेंस की बात है, पहले भी हमने फाइल टोटली यूज किया है हमेशा, हर जगह। उम्मीद है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ गया होगा। यस सर। कई टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई हटा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल फिजिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। तो ऐसा समझिएगा, देखिए एक पहले डायग्राम बना लूं। एक कॉइल ये है, ठीक है। एक कॉइल स्टेप बाहर से बनाई जो इसको टच नहीं कर रही है। अब बच्चों मैं जो बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, आप समझ लो बस। ये इसके चारों ओर से है, लेकिन ये टच नहीं कर रही है इसको। आपको बहुत बढ़िया डायग्राम देखना है तो म्यूचुअल इंडक्शन वाला सेक्शन एससी वर्मा सर का देखिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें। मैं वहीं से बता रहा हूँ। मैं इसे S1 नाम दे दूंगा, सोलेनॉइड 1, और इसको सोलेनॉइड 2 तो S2 नाम दे देंगे। मैं समझा पाया कुछ? यस सर। हाँ, एक कॉइल का एक सोलेनॉइड कम रेडियस की है, एक ज्यादा रेडियस की है, कोएक्सियल रखे गए हैं लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। तो अब हम सवाल पूछेंगे, तो लिखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। A solenoid S1 is placed inside another solenoid S2। S सोन लिख दो यार, S सोन का मतलब दोनों को एक्सियली रखे गए, ठीक है। इनके रेडियाई मान लेते हैं R1 R2। अब हमें न्यूमेरिकल करना है ना, फुल स्टॉप करवा लीजिए। द रेडियाई of inner and outer solenoids, inner and outer solenoids are R1 and R2 respectively, and number of turns per unit length, and number of turns per unit length are N1 and N2 respectively, are N1 and N2 respectively। ठीक हो गया। तो जो S1 है उसके सफिक्स में सब R1 N1 चल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। और जो S2 सोलेनॉइड है उसके लिए R2 N2 चल रहा है सब, ठीक। अब सवाल लिखिए आगे, कंसिडर अ लेंथ L ऑफ ईच सोलेनॉइड। दोनों की बराबर लेंथ ले ली। कंसिडर अ लेंथ L ऑफ ईच सोलेनॉइड। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी या तो कोफिशिएंट लिखते हैं हम, तो कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस between them।
ये बताना है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आराम से समझो पहले। क्वेश्चन समझ में आ गया है बच्चों? यस सर। तो मान लेते हैं कि जो अंदर वाले सोलेनॉइड है उससे आई करंट पास कराते हैं पहले, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उस सोलेनॉइड के बाहर फील्ड 0 हो जाएगा ना। कोई भी सोलेनॉइड यस सर। फ्लो होती है तो उसके अंदर म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड आता है और बाहर 0 हो यस जाता है। तो मैंने अंदर वाले में करंट पास की S1 में, लेट आई करंट्स flows through S1. So a magnetic field be equal to mu naught N1I will be created within किसके अंदर, within S1। और S1 से बाहर 0 होगा सोलेनॉइड से बाहर, which will be 0 outside S1। जो S1 से बाहर 0 होगा। क्लियर हुआ आपको? यस सर। अच्छा, तो S1 का एक लूप ले लो ना, जैसे ये है बच्चों, देखो S1 का ही एक लूप ले, तो इससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटू ए एरिया, बी इंटू ए हुआ ना एरिया फ्लक्स। तो सो फ्लक्स थ्रू वन लूप, फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ S1। तो आप इसे अभी 5 मत नाम दो, 5 फिर L लेंथ में देंगे, तो इसको नाम दो वही, मतलब बी इंटू ए, बी कितना हुआ म्यू नॉट N1I और ए पाई R1 स्क्वायर, रेडियस R1 है। तो बच्चों एक लूप से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो L लेंथ में कितने लूप होंगे सोचो, उतना से कितना फ्लक्स पास होगा। सो लिखिएगा, सो फ्लक्स थ्रू ऑल टर्न्स, फ्लक्स थ्रू all turns in length L, in length L of S2। S2 ध्यान दीजिएगा, इज, अब करें कितना फ्लक्स पास होगा, जितना ये आ रहा था म्यू नॉट एन आई इंटू पाई R1 स्क्वायर तो था ही ना, जो फ्लक्स वहां से निकल रहा था पहले वाले से, वो भी, यस सर। अरे वो सब S2 के तो अंदर ही है ना। ठीक है। और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, L लेंथ में कितने होंगे लूप S2 के, भाई यूनिट लेंथ में N2 है ना, तो L लेंथ में N2 इंटू कितना आ गया,
म्यू नॉट पाई आई, वहां पर अंदर वाले में n1 होगा, n1 n2 r1 स्क्वायर l, छूटा? इक्वेशन 1। लेकिन हम तो ये जानते हैं जो फाई इक्वल टू m इंटू आई होता है, Yes. तो फिर m कितना हो जाएगा? दोनों रो इक्वेट कर दो, आई कैंसिल, बाकी m हो गया, म्यू नॉट पाई n1 n2 r1 स्क्वायर l। ये किन किन चीजों, ज्योमेट्रिकल फीचर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं नंबर ऑफ Yes, sir. पहले के दूसरे के रेडियस पे कितनी लंबाई में काम करवा रहे हो, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए थे बच्चों। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब बाकी क्वेश्चंस तो बेटा मैं नहीं करा पा रहा हूँ एससी वर्मा के इस समय, आप लोगों को जितना मन करे करते रहिए, ना करे तो मत करिए, वो आपको तय करना है। मैं कल से नया चैप्टर शुरू कराऊंगा, अल्टरनेटिंग करंट। आज छुट्टी है ना, अभी मैं आज इतना ही करा पाऊंगा क्योंकि इसको अभी केमिस्ट्री पढ़ने जाना है, और राकेश सर की क्लास में समझ में नहीं आ पा रहा था, तो इसने लोकल में ही पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन वो काफी सर कल भी छुट्टी है मेरी। अच्छा, तो हम कल थोड़ा ज्यादा जल्दी शुरू कर सकते हैं। आज आपके पास बहुत काम है, आप करिए, कल हम अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन में हो जाना है, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आपकी मेहनत है बेटा, आप जितना करें, ठीक है, Yes. थैंक यू।